महाराष्ट्र ईवीएम कांड पर सियासत जारी है। उद्धव गुट की शिवसेना अब इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट जाने वाली है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ईवीएम को लेकर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। राहुल गांधी ने कल ट्विटर पर लिखा कि भारत में ईवीएम मशीनें ब्लैक बॉक्स हैं और किसी को भी इनकी जांच की इजाजत नहीं है, लेकिन भारतीय चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक और मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए लिखा कि जब संस्थाओं में जवाबदेही का अभाव होता है तो लोकतंत्र दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की ओर झुक जाता है। वहीं इतने के बाद अखिलेश यादव ने इस मामले में एंट्री ली और ट्वीट करके लिखा, तकनीक समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किल की वजह बन जाए तो फिर उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। इस बीच में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा कि चट भी मेरी पट भी मेरी, कांग्रेस जहां जीती वहां पर ईवीएम सही, जहां पर हारी वहां पर ईवीएम हैक हुई। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। ईवीएम कांड का एपिसेंटर मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट है, जहां पर शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने मात्र 48 वोट से जीत हासिल की है। आरोप है कि वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडेलकर ने मोबाइल से ईवीएम को अनलॉक कर दिया, यह आरोप है, और अपने बहनोई को 48 वोट से जितवा दिया। हालांकि चुनाव आयोग ऐसे किसी भी हैकिंग को नकारता है और इस बीच में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जहां पर महाविकास अघाड़ी की जीत हो गई वहां पर ईवीएम ठीक हो गई और जहां पर उनकी हार हो गई वहां पर ईवीएम पर सवाल खड़े करने की ये कौन सी हरकत है। राहुल गांधी खुद 2 जगहों से चुनाव जीते हैं, अगर वो ईवीएम पर सवाल कर रहे हैं तो वो जहां पर जीते हैं वो सीटें उन्हें छोड़ देनी चाहिए। देखो, जहां महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब नतीजों के 13 दिन के बाद विपक्ष ने ईवीएम मुद्दे को हवा दे दी तो चुनाव आयोग ने सफाई देने में देर भी नहीं लगाई। आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि किसी भी ईवीएम को खोलने के लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती, वन टाइम पासवर्ड के जरिए ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। आज तक से बात करते हुए मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि रविंद्र वायकर के रिश्तेदार ने काउंटिंग सेंटर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था, जो कि गलत था, नियमों के खिलाफ था, लेकिन वो मोबाइल चुनाव कर्मचारी का था, न कि मंगेश पांडेलकर का। मुंबई पुलिस ने मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है, फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया है। पहले तो एक बात क्लियर कर देती हूँ मैं कि ईवीएम का ओटीपी से कोई कनेक्शन नहीं होता। ईवीएम इज द सेल्फ स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम जो है वो पोल डे को पोलिंग एजेंट के सामने बंद किया जाता है, सील किया जाता है, और काउंटिंग डे को काउंटिंग एजेंट के सामने खोला जाता है, तो उसमें कोई ओटीपी का कोई प्रोविजन ही नहीं है। ईटीपीबीएस में हम स्कैन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड जो ये होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट जो होता है उसके लिए है, और एनकोर जो है उसके लिए ओटीपी लगता है, पर एनकोर ये डाटा एंट्री ऑपरेशन है, डाटा एंट्री का सिस्टम है ईसीआई का, उसका ईवीएम के काउंटिंग प्रोसीजर से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। ईटीपीबीएमएस जो है उसमें भी एफआईआर में भी इसका जिक्र है कि इसके लिए भी जो गुरव है, जो जिन पे मामला दर्ज है उनको बिठाया गया। नहीं जी, वो ईटीपीबीएमएस में नहीं, वो एफआईआर में लिखा गया है कि किस किस कारण के लिए मोबाइल अलाउ होता है, और ये गुरव जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उनका ईटीपीबीएस से कोई ताल्लुकात नहीं है। गुरव के पास जो मोबाइल था वो इलेक्शन कमीशन का मोबाइल था या उनका खुद का पर्सनल मोबाइल था? उनका खुद का मोबाइल था। ऐसे कितने लोगों को मोबाइल अलाउ किया गया था इलेक्शन कमीशन? और सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी जो है निर्वाचन, उन्होंने जो भी अपने ऑफिस के लोगों का नाम दिया था उनको हमने अलाउ किया था, जो ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और उनके AARO और ARO। ये पूरा विवाद इलॉन मस्क के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ और मस्क के ईवीएम को अमेरिकी चुनाव से अलग रखने को लेकर एक बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम को लोकतंत्र से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। मस्क ने इसमें हैकिंग की भी आशंका जताई थी। पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इलॉन मस्क को जवाब दिया। यूं तो अक्सर चुनाव के वक्त ईवीएम एक विवाद का विषय बना रहता है। इस बीच एलन मस्क द्वारा ईवीएम पर किए गए ट्वीट ने इस मुद्दे पर आग पर घी डालने का काम किया है। मस्क ने यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रीपोस्ट करके कही।
मस्क ने ट्वीट कर लिखा, हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या एआई द्वारा इसे हैक किए जाने का जोखिम बना रहता है। हालांकि यह छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। इस पर बीजेपी नेता और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एलन मस्क के बयान को खंडित करते हुए लिखा, मस्क के मुताबिक कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। यह गलत है। उनका बयान अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है, जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। भारतीय ईवीएम सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। फैक्ट्री प्रोग्राम्ड कंट्रोलर जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ईवीएम को ठीक उसी तरह डिजाइन किया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है। भारत में इसे हैक करना संभव नहीं है। हमें एलन ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी। मस्क के ट्वीट के बाद इस मामले ने तुल पकड़ ली है। पक्ष विपक्ष के बीच एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लोकसभा के नए अध्यक्ष के लिए भी सियासी दौड़ तेज हो गई है। बीते दिन रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की एक अहम बैठक हुई। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में स्पीकर पद और विपक्ष को साधने की रणनीति पर चर्चा हुई। जेडीयू ने स्पीकर पद के लिए बीजेपी का समर्थन करते हुए कहा कि स्पीकर के लिए बीजेपी जिसे चुनेगी हमारा समर्थन उसे है। वहीं विपक्ष नए अध्यक्ष चुनने के लड़ने को लेकर गठबंधन का सहारा लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। संजय राउत ने कहा कि टीडीपी अपनी पार्टी के नेता को लोकसभा का अध्यक्ष बनाना चाहती है और अगर उसकी बात एनडीए में नहीं बनती तो फिर विपक्ष यानी कि गठबंधन इंडिया उनके साथ देने के लिए तैयार है। राउत ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का पद उसकी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार स्थिति 2014 और 19 जैसी नहीं है और सरकार स्थिर नहीं है। अगर हम चाहे तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रा बाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रा बाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रा बाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। विवादों में चल रहे नीट मामले में आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान परीक्षा में गड़बड़ी की बात स्वीकारते हैं। बीते दिन रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट परीक्षाओं में कुछ गड़बड़ियां पाए गए हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। एनटीए को फटकार लगाते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर एनटीए के बड़े अधिकारी भी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस बारे में चिंतित है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। वही विपक्ष एनटीए अधिकारियों की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। इस बीच में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने नीट को स्कैम बताते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र को इस राष्ट्रीय परीक्षा का बचाव करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के हितों, सामाजिक न्याय और गरीबों के खिलाफ है। उस जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। दिल्ली में पानी का संकट है, जहां पर एक तरफ आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति है। और बीजेपी आज दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का उन्होंने प्लान बनाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल के पास 1 वर्ष से ज्यादा समय तक दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष पद का प्रभार रहा और यह अजीब और आश्चर्यजनक है कि 1 वर्ष से ज्यादा समय की ऑडिट रिपोर्ट गायब है और जल बोर्ड भारी कर्ज में डूबा हुआ है। इसी बीच में बीते रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में बीजेपी ने तोड़फोड़ की। उनका कहना है कि साउथ दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी बीजेपी के गुंडों को लेकर छतरपुर के दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में पहुंचे। वहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। हमने इसका वीडियो दिल्ली पुलिस को दे दिया है और देखना ये होगा कि क्या एलजी के अधीन आती दिल्ली पुलिस बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एफआईआर करेंगे।